हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं EMA। अब ये जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसको हम अगर चाहें तो हम कह सकते हैं कि यार इस टॉपिक के 4 अलग अलग हिस्से, 4 अलग अलग पार्ट्स हैं। अच्छा, पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है कि आखिर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है उसका फोकस किन बातों पर है, किन बातों को हाईलाइट करता है, किन चीज़ों को डिस्कस करता है, उसका फोकस किन बातों पर है। ठीक है। दूसरी जो बात हमें डिस्कस करनी होगी वो ये है कि ये किन चीज़ों को कंसिडरेशन में लेकर आता है, यानी कि किन चीज़ों की डिस्कशन करता है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि भाई फोकस और कंसिडरेशन ये 2 चीज़ें मिलती जुलती हैं, एक ही तरह की हैं। इसके बाद जो अगला हिस्सा है इस टॉपिक का वो ये डिस्कस करता है कि जितनी भी हमारी एनवायरमेंटल कॉस्ट्स होती हैं, जिसकी हम डेफिनेशंस पहले 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, उनको हम किस तरह से बांट सकते हैं, किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, किस तरह से बाइफरकेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जब हम इसकी बाइफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें भी मज़ीद कैटेगरीज होंगी और हम ये कह सकते हैं कि जनरली इसको जब हम बाइफरकेट करेंगे तो इसकी बाइफिकेशन में इसकी 3 कैटेगरीज होंगी। ठीक है, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद कुछ टेक्निक्स को हमें डिस्कस करना होगा जो डेवलप करी गई हैं ताकि हम एनवायरमेंटल कॉस्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकें। तो ये 4 हिस्सों में हमने अपने पूरे चैप्टर को बांट लेना है और हमने इन 4 हिस्सों के हिसाब से ही इनकी डिस्कशंस करनी है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि भाई एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आखिर फोकस किन बातों पर है, किन चीज़ों पर ये डिस्कशन को अपने पॉइंट्स में लेकर आता है। तो जब हम फोकस की बात करते हैं तो भाई एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ना वो फोकस करता है चीज़ों पर सच एज कॉस्ट ऑफ एनर्जी एंड वाटर। अब कॉस्ट ऑफ एनर्जी एंड वाटर का क्या मतलब है भाई? ये कुछ इन बातों पर फोकस करता है कि हमारे जो एनर्जी पर और वाटर पर लगने वाली, वाटर भी एक सॉर्ट ऑफ एनर्जी ही है, उस पर लगने वाली जो कॉस्ट्स होनी चाहिए वो मिनिमल होनी चाहिए, वो कंपैरेटिवली कम होनी चाहिए, उन रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। इन बातों पर फोकस करता है। और फिर वो दूसरी जो चीज़ पे फोकस करता है वो फोकस करता है भाई डिस्पोजल पर। किस चीज़ का डिस्पोजल? आखिर किस चीज़ का डिस्पोजल? डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट। यानी कि चीज़ों को, जो एक कंपनी है उस कंपनी का जो वेस्ट होता है उसको डिस्पोज कैसे करना चाहिए, या उसके डिस्पोजल से रेलेवेंट जो खर्चे हैं उनसे कैसे डील करना चाहिए, या उनको कैसे रिड्यूस करना चाहिए, कम करना चाहिए, या उनके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं वो कैसे मेजर करने चाहिए, या कंपनी को इन कॉस्ट को या डिस्पोजल की कॉस्ट को या डिस्पोजल से आने वाले हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को कैसे मिनिमाइज़ करना चाहिए, वो इफ़ेक्ट्स होते क्या हैं। तो इन बातों पर इसका फोकस है। ठीक है। अच्छा, अब ये कंसिडरेशन में क्या बातें लाता है, यानी कि एक तरह से फोकस ही है। और अगर हम एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो उसने ये तो हमें सिखा दिया कि भाई मैं इन बातों पर फोकस करूंगा कि आपकी कॉस्ट ऑफ एनर्जी और कॉस्ट ऑफ वाटर क्या है, और आप जो वेस्ट प्रोड्यूस करते हो एज अ कंपनी उसकी डिस्पोजल किस तरह से करते हो, उसके जो खर्चे हैं वो कैसे आपको मिनिमाइज़ करने के लिए एफर्ट्स पुट इन करने चाहिए। इनको करने के लिए वो क्या करता है, वो इस बात को कंसिडर करता है कि फॉर एग्जाम्पल आप उन सप्लायर्स को, जाहिर सी बात है इन अ कंपनी आप चीज़ें कहीं से ख़रीदोगे, जाहिर सी बात है इन अ कंपनी आप चीज़ें कहीं से ख़रीदोगे, तो ये कहता है कि आप उन सप्लायर्स से फॉर एग्जांपल चीज़ें परचेज करो जो सप्लायर्स एनवायरमेंटली अवेयर हैं, एनवायरमेंटल सेंस रखते हैं, यानी कि वो अपनी प्रोडक्शन के वक्त इस बात का ख़याल रखते हैं कि जो वो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, जो उनका रॉ मटेरियल है उनके आउटपुट के लिए, उनके फिनिश गुड्स के लिए, वो कितना एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, कोई वो ख़राब मटेरियल तो यूज़ नहीं कर रहे,
या उनके प्रोसेसेस कैसे हैं, उनके प्रोसेसेस ऐसे तो नहीं है जिससे जो एनवायरनमेंट है उसको कोई नुकसान पहुंचता है, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये जो कंसिडरेशन में लेकर आता है वो ये लेकर आता है कि यार कंपनी के किसी भी एक्शन का क्या इफेक्ट होगा, कंपनी के किसी भी एक्शन का क्या इफेक्ट होगा कंपनी के इमेज पर। कंपनी का जो इमेज होता है, यानी कि कंपनी को जिस नज़रिए से लोग देखते हैं, उस इमेज पर कंपनी के किसी भी एक्शन का, जिससे एनवायरनमेंट शायद डिस्टॉर्ट हो रहा हो, ख़राब हो रहा हो, क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। अगर कंपनी कोई ऐसे काम करेगी जिससे एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है और ये पब्लिकली लोगों को पता होगा, तो मे बी शायद उस कंपनी का कोई प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा। साथ में ये इन चीज़ों को भी कंसिडरेशन में लेकर आता है कि किसी भी आपके एक्शन के कुछ एनवायरमेंटल रेगुलेशंस के इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, यानी कि आपने अपनी लोकेलिटी की एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, इस चीज़ को इंश्योर करना होता है कि आप एनवायरमेंटल जो भी एक्शंस ले रहे हो, जो जिस तरह से आप अपनी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, उससे एनवायरनमेंट को कोई डैमेज ना पहुँचे, या अगर पहुँचे तो उस पर आपकी पेनल्टी चार्ज हो सकती है। उस पेनल्टी को हाईलाइट करता है, एम्फेसाइज करता है कि भाई कंपनीज़ को चाहिए कि वो पेनल्टीज़ ना लगें, ठीक है। यानी कि इसका आप ये कह लो कि यार प्राइम थीम जो है ना इस चैप्टर की या एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, वो ये है कि भाई आपने कोशिश करनी है कि आपकी एनवायरमेंटल कॉस्ट्स कम हो, आपकी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आपके कम हो, ताकि आपकी कंपनी का इमेज जो है वो इम्प्रूव हो और आप उन सप्लायर से चीज़ें ख़रीदो जो एनवायरनमेंट का ख़याल रखते हैं। कोई ऐसे पोल्यूटेंट्स अगर प्रोड्यूस करते हैं अपने प्रोसेसेस में, तो उसका डिस्पोजल जो है वो अच्छे से करते हैं, रादर देन कि किसी ख्याल रखे बगैर उसका डिस्पोजल किया जाए। अच्छा, फिर हम एनवायरमेंटल कॉस्ट की बात करते हैं। एनवायरमेंटल कॉस्ट यानी कि एनवायरनमेंट से रेलेवेंट जो खर्चे होते हैं उनको अलग अलग तरह से बांटा जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूट करा जा सकता है। और जब हम एनवायरमेंटल कॉस्ट को क्लासीफाई करते हैं तो उसमें अगेन तीन पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। ये कहते हैं कि यार एनवायरनमेंट से रेलेवेंट जो कॉस्ट है ना, जब आप उनको एनालाइज करोगे कि यार ये खर्चा हुआ, एक खर्चा, दूसरा खर्चा, तीसरा खर्चा, चौथा खर्चा, तो ये कहते हैं कि एनवायरनमेंट से रेलेवेंट कॉस्ट जो है उसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। हम कह सकते हैं या तो कोई एनवायरनमेंट से रेलेवेंट जो कॉस्ट होती है वो इंटरनल कॉस्ट होती है, एनवायरनमेंट से रेलेवेंट कोई कॉस्ट या तो इंटरनल कॉस्ट होती है, या वो कहता है कि वो एक्सटर्नल कॉस्ट होती है, ठीक है, या तो इंटरनल या तो एक्सटर्नल। बोलते हैं एक तो आप इस तरह से एनवायरमेंटल कॉस्ट को क्लासिफाई कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इंटरनल कॉस्ट में और एक्सटर्नल कॉस्ट में। अब सर इंटरनल कॉस्ट क्या? इंटरनल कॉस्ट के लिए वो कहता है कि कोई भी ऐसा खर्चा, कोई भी ऐसा एक्सपेंस जिससे इनकम स्टेटमेंट पर, कंपनी के इनकम स्टेटमेंट पर कोई इम्पैक्ट आए। फॉर एग्जाम्पल वेस्ट का डिस्पोजल, फॉर एग्जाम्पल रेगुलेटरी कॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पेनल्टी की पेमेंट करी जो आपके इनकम स्टेटमेंट पे आएगी, जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर आए, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर आए, इन सबको वो कहता है कि ये इंटरनल कॉस्ट है, यानी कि बज़ाहिर मुझे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नजर आए, उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर डायरेक्ट इम्पैक्ट हो, ठीक है। फिर बोलते हैं कि कुछ एनवायरमेंटल रेलेवेंट जो कॉस्ट होती हैं वो एक्सटर्नल कॉस्ट भी होती हैं, और ये कहता है कि ये जो एक्सटर्नल कॉस्ट होती हैं ये वो होती हैं जो इम्पोज्ड ऑन सोसाइटी होती है, इम्पोज्ड ऑन सोसाइटी पर जो एक कंपनी इम्पोज करती है। अगर कंपनी कोई काम करती है तो कुछ एनवायरनमेंट से रेलेवेंट खर्चे ऐसे होते हैं जो वो खुद बर्दाश्त करती है, लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो वो एनवायरनमेंट पर इम्पोज करती है, सोसाइटी पर इम्पोज करती है। कंपनी के बाहर वाले लोग जो हैं उससे उनको नुकसान पहुंचता है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड का एक लेवल से बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करना। अब इससे देखो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे शायद कोई इम्पेक्ट ना आए, लेकिन जाहिर सी बात है कि उससे पोल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है और जो लोग सराउंडिंग में रह रहे होंगे उनको उससे नुकसान पहुंचेगा। दूसरी चीज़ फॉरेस्ट की डिग्रेडेशन, फॉरेस्ट काटना। अगेन फॉरेस्ट काटने से शायद कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आ रहा हो, लेकिन सोसाइटी को क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि भाई डिफॉरेस्टेशन हो रही होगी और फॉरेस्ट की कमी हो रही होगी।
तो ये पहला तरीका है, वो बोलते हैं एनवायरमेंटल कॉस्ट को आप इंटरनल एक्सटर्नल में बांट सकते हो। दूसरे तरीके में वो ये कहता है कि भाई ये जो कॉस्ट होती हैं जो एनवायरमेंट से रेलिवेंट होती हैं, कहते हैं कि भाई आप एनवायरमेंटल कॉस्ट को ऐसे भी बांट सकते हो कि आप बोलो कि कुछ कॉस्ट होती हैं जो कहलाती हैं प्रिवेंशन कॉस्ट्स। कौन सी? प्रिवेंशन कॉस्ट्स। सर प्रिवेंशन कॉस्ट क्या है? प्रिवेंशन कॉस्ट कोई भी वो कॉस्ट जो मैं इनकर करूं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट। कोई भी ऐसी कॉस्ट जो मैं इनकर करूं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट। वेस्ट के प्रोडक्शन को प्रिवेंट करने के लिए मैं कोई अगर कॉस्ट इनकर करूं, सर इसकी एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल मैं वर्कर्स की ट्रेनिंग करवाऊं, ऐसी ट्रेनिंग करवाऊं कि उनसे जो वेस्ट प्रोड्यूस हो वो इतना ज़्यादा ना हो, वेस्ट कंपैरेटिवली वो कम प्रोड्यूस करें। सर दूसरी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं कोई ऐसे सिस्टम्स इंस्टॉल कर दूं जिससे वेस्ट की प्रोडक्शन कम हो जाए। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक मशीन है, वो अभी जो चल रही है वो लेट्स से 1000 यूनिट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही है। मैं उसमें कोई एक ऐसे एडजस्टमेंट कर दूं, उस मशीन को इस तरह से चेंज कर दूं, उस मशीन को इस तरह से अपग्रेड कर दूं कि वो 1000 के बजाय 700 या 600 यूनिट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको प्रोड्यूस करे। तो प्रिवेंशन कॉस्ट कौन सी कॉस्ट? हर वो खर्चा जो मैं इनकर करूं ताकि वेस्ट की प्रोडक्शन कम हो जाए। ठीक है, इसके बाद है डिटेक्शन कॉस्ट। अच्छा, प्रिवेंशन कॉस्ट प्रिवेंट करना, डिटेक्शन कॉस्ट डिटेक्ट करना। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि भाई आपने प्रिवेंशन कॉस्ट इनकर करी, फिर भी कुछ ना कुछ जो है ना वो वेस्ट की प्रोडक्शन हुई। ये जाहिर सी बात है, होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है ना। अब अगर आप एज एन इदारा कोई ऐसी कॉस्ट इनकर कर रहे हो ताकि आप रेगुलेशंस से कंप्लाई कर सको, ताकि आप जो है ना वो इस चीज़ को इंश्योर कर सको या डिटेक्ट कर सको कि आपने कितना वेस्ट प्रोड्यूस किया, ताकि उसके करेक्टिव एक्शंस लिए जाएं, ये कहलाती है डिटेक्टिव कॉस्ट। फॉर एग्जांपल लेट्स से कंपनी ने एक रूल बनाया हुआ है कि भाई हम हर लेट्स से जब 100 यूनिट्स या 1000 यूनिट्स या 2000 यूनिट्स जब किसी प्रोडक्ट के हम प्रोड्यूस करेंगे तो हम जो है ना वो ये देख लेंगे कि यार हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें कोई मसला तो नहीं है। हम उन प्रोडक्ट्स को इंस्पेक्ट करेंगे और इंश्योर करेंगे कि वो क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड से मीट कर रही है। ठीक है। अब ये डिटेक्शन कॉस्ट क्यों है, प्रिवेंशन क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि अगर कोई बुरा यूनिट होगा तो वो प्रोड्यूस हो चुका होगा, तुम सिर्फ डिटेक्ट कर रहे हो ताकि आगे अप्रोप्रिएट एक्शंस ले सको। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से कभी कभार हम अपनी एनवायरमेंटल कॉस्ट को इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में भी क्लासिफाई करते हैं। इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। अब सर इंटरनल फेलियर कॉस्ट क्या है? कोई भी ऐसी कॉस्ट जो इनकर हुई हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हमने जो है ना वो परफॉर्म की हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हमने परफॉर्म की हो जिसे हम ये इंश्योर कर लें कि जो वेस्टेज प्रोड्यूस हो रहा है ना वो अच्छे से डिस्पोज ऑफ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल वेस्ट प्रोड्यूस हो गया, अब उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए मैंने कुछ ट्रक्स रखे जो प्रॉपर्ली उस वेस्ट को लोड करते हैं फैक्ट्री से, और जो एक डिस्पोजल की जगह है, गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि भाई ये मैदान होगा जहां आप आकर अपना वेस्ट डिस्पोज ऑफ करोगे, वहां पर मैं उसको डिस्पोज ऑफ करूं, तो ये इंटरनल फेलियर कॉस्ट। ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट क्या है? एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट कोई भी ऐसी एक्टिविटी पर जो मैं कॉस्ट इनकर करूं जो वेस्ट प्रोड्यूस होने के बाद हो। फॉर एग्जांपल मेरी गलती की वजह से कोई एक लैंड का एरिया ख़राब हो गया, हो चुका, ठीक है ना, वहाँ पर वेस्ट मैंने गलती से डिस्पोज ऑफ कर दिया था। अब वो वहाँ की जो सॉइल है उसमें मसले मसाइल आ गए। फॉर एग्जांपल वो एक एग्रीकल्चरल लैंड था, लेकिन मेरी गलती की वजह से अब वहाँ पर फल नहीं उग रहे हैं और अब मैं उसको सही करना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, वो कहलाएगी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। यानी कि एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट का बिल्कुल एंड में आ रही है। प्रिवेंशन कॉस्ट कोई भी ऐसा खर्चा जो मैं इनकर करूँ ताकि मैं शुरू में ही किसी गलत चीज़ के प्रोड्यूस होने को रोक लूँ। डिटेक्शन कॉस्ट में ये डिटेक्ट कर पाऊँ कि कोई अगर ख़राब चीज़ प्रोड्यूस हुई है तो वो जो है वो क्या है। इंटरनल फेलियर कॉस्ट किसी चीज़ का डिस्पोजल का ख्याल रखते हैं, और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट एंड में अगर कोई गलत चीज़ हो गई उसको सही करने के लिए जो कॉस्ट इनकर की हो।
इसी तरह से एक और क्लासिफिकेशन भी है जिसमें हम कहते हैं कि भाई हम एनवायरमेंटल कॉस्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू कन्वेंशनल कॉस्ट्स, ठीक है ना। कन्वेंशनल कॉस्ट क्या है? रॉ मटेरियल और एनर्जी की कॉस्ट जिसका एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट हो। कन्वेंशनल कॉस्ट, कन्वेंशनल का मतलब होता है आम हालात में जो या एक आम कह लो कि कन्वेंशनल कॉस्ट, भाई कन्वेंशनली यानी कि टाइम से जो हम सोचते हुए आ रहे हैं, तो भाई इसमें हम एनवायरमेंटल कॉस्ट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यार मटेरियल और एनर्जी की जो कॉस्ट है ना जिसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे है वो सारी कन्वेंशनल कॉस्ट है। उसके बाद ये कहता है कि भाई कुछ कॉस्ट होती हैं जो कहलाती हैं पोटेंशियली हिडन कॉस्ट, पोटेंशियली हिडन कॉस्ट। अब ये क्या है? ये वो कॉस्ट हैं जो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम आइडेंटिफाई कर लेता है लेकिन ओवरहेड्स में हिडन होती हैं। आपकी हर कंपनी के कुछ ओवरहेड्स का अमाउंट होता है, ठीक है ना। ओवरहेड्स का जो अमाउंट होता है उसमें बहुत सारे खर्चे आते हैं। इनफैक्ट हम अकाउंटिंग में ये कहते हैं ना कि कोई भी खर्चा अगर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में नहीं आ रहा है तो वो किस में आएगा? वो ओवरहेड्स में आएगा। ओवरहेड्स में हम कह देते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आएगा, रेंट आएगा, दूसरे खर्चे आएंगे और इस तरह की चीज़ें आ रही होंगी, ठीक है ना। अब अगर एक कंपनी जो है वो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं करती है तो समटाइम्स उसको ये पता चलता है कि उसके जो ओवरहेड्स के खर्चे थे उसमें कुछ हिडन एनवायरमेंटल कॉस्ट शामिल थी। हिडन एनवायरमेंटल कॉस्ट्स का मतलब ये है कि भाई जब ये ओवरहेड्स की कैलकुलेशंस हम करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी या इसमें रेंट या इसमें मिसलेनियस जो हम लिखते हैं उस मिसलेनियस में कोई हिडन खर्चे शामिल थे जो शायद अगर मैं स्पेसिफाई कर लेता, हाईलाइट कर लेता, सामने आ जाते तो मैं उसको कम करने के लिए एफर्ट्स प्रोड्यूस कर सकता था, पुट इन कर सकता था। या यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई डिस्पोजल का खर्चा आ रहा है, उस डिस्पोजल के खर्चे में कुछ ऐसी कॉस्ट है जो इनकर होनी ही थी और कुछ ऐसी कॉस्ट भी हैं जिससे एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है तो उसको आइडेंटिफाई कर लेता मैं, ठीक है ना। तो ये पोटेंशियली हिडन कॉस्ट्स हैं, यानी कि कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो ओवरहेड्स में कभी कभार बुक हो जाती हैं या कभी कभार ओवरहेड्स के टोटल में शामिल होती हैं। इसके बाद कुछ कॉस्ट होती हैं कंटिंजेंट कॉस्ट्स, ठीक है ना। कंटिंजेंट कॉस्ट कोई भी वो कॉस्ट होती है जो फ्यूचर डेट में इनकर हो सकती हो या हो सके ड्यू टू एनी एनवायरमेंटल फैक्टर। और उसके बाद वो कहता है कि भाई आप एक और क्लासिफिकेशन कर सकते हो, इमेज और रिलेशनशिप कॉस्ट। इमेज एंड रिलेशनशिप कॉस्ट क्या है कि अगर आप इन्वायरमेंटली फ्रेंडली कंपनी नहीं हो तो आपका जो इमेज डिस्टॉर्ट होता है या आपके जो रिलेशनशिप्स डिस्टॉर्ट होते हैं, बिजनेस इमेज डिस्टॉर्ट होता है या कस्टमर के सामने आपकी एक तरह से जो रेपुटेशन है वो हर्ट होती है, उसको हम इमेज एंड रिलेशनशिप कॉस्ट कहते हैं। अच्छा, जब कंपनीज अपनी एनुअल रिपोर्ट्स इशू करती हैं तो उस एनुअल रिपोर्ट में एक सेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल रिपोर्ट, और ये जो एनुअल रिपोर्ट का ये वाला हिस्सा होता है विच इज़ एनवायरमेंटल रिपोर्ट। इस एनवायरमेंटल रिपोर्ट में एनवायरमेंटल कॉस्ट की हमें डिटेल्स इशू करनी होती हैं, हमें डिटेल्स बतानी होती हैं। तो अगर कोई भी ऐसी कॉस्ट मैं इनकर कर रहा हूँ जिससे मैं अपने बिजनेस के इमेज को सेव कर सकूँ, उसको भी हम इमेज एंड रिलेशनशिप कॉस्ट कहते हैं। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि यार देखो, हम अपने इमेज को, हम अपने बिजनेस इमेज को सेव करने के लिए जो कॉस्ट इनकर करते हैं, ठीक है ना, हमारी जब हम कोई फॉर एग्जांपल अगर एनवायरमेंटल एक्टिविटी करते हैं उसकी वजह से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो उसको रिपोर्ट करने के लिए अगर हम कोई एनवायरमेंटल रिपोर्ट इशू करते हैं उससे रिलेवेंट जितनी भी कॉस्ट होंगी वो भी हमारी इमेज और रिलेशनशिप कॉस्ट में आएंगी। क्या एनवायरमेंटल रिपोर्ट इशू करना कंपलसरी है? कुछ मुल्कों में है, पाकिस्तान में अभी तक नहीं है, लेकिन इसके जिस तरह से आप लोग ऑडिट के अकाउंटिंग के इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हो, इसी तरह से इसके भी कुछ स्टैंडर्ड्स बने हुए आए हुए हैं। जिस तरह से हमारे अकाउंट्स का ऑडिट होता है इसी तरह से इसका भी ऑडिट होना शुरू हो गया और ये रिपोर्ट्स हमें जो है वो कभी कभार रेगुलेटर्स को सबमिट भी करनी होती है। तो इससे रेलिवेंट जितनी भी कॉस्ट होंगी वो भी हमारे इमेज एंड रिलेशनशिप कॉस्ट में आ जाएंगी। अच्छा, फिर टेक्निक्स, यानी कि हम अपनी एनवायरमेंटल कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं या उनको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं ताकि हम अप्रोप्रिएट मेजर्स ले सकें। तो भाई जब हम टेक्निक्स की बात करते हैं तो अगेन टेक्निक्स में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। एक चीज़ कहलाती है इनपुट आउटपुट एनालिसिस, एक चीज़ कहलाती है इनपुट आउटपुट एनालिसिस, दूसरी चीज़ कहलाती है फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग, फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरी चीज़ कहलाती है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, और चौथी चीज़ कहलाती है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग।
अच्छा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इन इटसेल्फ आपने सेपरेटली भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और लाइफ साइकिल कॉस्टिंग जो है वो है विद रिलेशन टू एनवायरमेंटल कॉस्टिंग। विद रिलेशन टू एनवायरमेंटल कॉस्टिंग ये दोनों कॉस्ट कैसे हम लोग चलाते हैं। अच्छा जी, इनपुट आउटपुट एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो इनपुट आउटपुट एनालिसिस एक सिंपल प्रिंसिपल पर चलता है कि प्रोसेस में आपने जो इनपुट किया है वही आपका आउटपुट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 100 kg का इनपुट किया और आउटपुट 90 kg का, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि 10 kg जो है ना वो आपका वेस्ट होगा। तो इनपुट आउटपुट एनालिसिस एक बेसिक प्रिंसिपल पर चलता है, व्हाट कम्स इन मस्ट गो आउट। जो एक प्रोसेस में एंटर हो रहा है वही उस प्रोसेस का आउटपुट होना चाहिए। अगर आउटपुट उस प्रोसेस का कंपैरेटिवली कम है, इसका मतलब ये हो गया कि कुछ लॉस होगा, कुछ नॉर्मल लॉस होगा, कुछ चीज़ें ज़ाया हो रही होंगी, कुछ एब्नॉर्मल लॉस होगा। और हम एक फ्लो डायग्राम बनाते हैं। फ्लो डायग्राम का मतलब ये है कि ऑब्वियसली एक कंपनी में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, तो हम हर प्रोसेस का एक डायग्राम बनाते हैं। प्रोसेस ए से चीज़ बी में गई, बी से चीज़ सी में गई, सी से चीज़ आउटपुट में गई या फिनिश गुड्स में गई, ताकि हम हर प्रोसेस के वक्त क्या लॉसेस इनकर हो रहे हैं वो आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है। फिर दूसरी चीज़ है फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग। अब फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग और इनपुट आउटपुट एनालिसिस कंपैरेटिवली एक दूसरे को अगर हम लिंक करें ना तो तकरीबन मिलते जुलते हैं। ये भी ये कहता है, ये इसी प्रिंसिपल पर काम करता है कि व्हाट कम्स इन मस्ट गो आउट, व्हाट कम्स इन मस्ट गो आउट, ये भी इसी प्रिंसिपल पर ऑपरेट करता है। लेकिन जब हम फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो इसमें और इनपुट आउटपुट एनालिसिस में डिफरेंस ये है कि ये अप्लाई होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर। और जब हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में सारी चीज़ें आ जाती हैं। इनपुट आउटपुट एनालिसिस में सिर्फ और सिर्फ हम क्वांटिटी से डील कर रहे थे, हम उन चीज़ों से डील कर रहे थे जो एक प्रोसेस का इनपुट होगा और उसका स्क्रैप होगा और उसका आउटपुट होगा। फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम जब बात करते हैं तो हम मटेरियल को तो एनालाइज करते ही करते हैं, उसके साथ साथ कंपनी के सिस्टम्स को भी एनालाइज करते हैं कि सिस्टम में जितनी एफर्ट्स आ रही हैं उतना ही आउटपुट है या नहीं। और डिलीवरी एंड डिस्पोजल प्रोसेसेस जो होते हैं उनको भी हम एनालाइज करते हैं कि भाई डिलीवरी और डिस्पोजल प्रोसेसेस जो हैं उसके भी इनपुट्स और आउटपुट सेम है या नहीं। एक बंदा जितनी एफर्ट्स मार रहा है उसका उतना ही आउटपुट निकल रहा है या बीच में कोई वेस्टेज है एंड सो ऑन। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद फिर एक्टिविटी बेस्ड और जो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग वाले एनवायरमेंटल कॉस्टिंग के इम्पैक्ट्स हैं वो क्या है भाई? अच्छा जी, तो अब अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आप लोगों को याद हो तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है ना वो हमेशा क्या कहता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हमेशा ये कहता है कि भाई आप जो भी कॉस्ट है ना उसके कॉस्ट ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई करो। करेक्ट। ये हमने अपने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के चैप्टर में भी करा था। अब यहाँ पर वो ये कहता है कि यार अपनी जितनी भी कॉस्ट होती है ना एनवायरनमेंट से रेलेवेंट, उनको 2 हिस्सों में बांटो ताकि आपको रीज़न पता चले। जिस तरह से वो नॉर्मली ओवरहेड्स को कहता था, ओवरहेड्स की कॉस्ट के कॉस्ट ड्राइवर्स आइडेंटिफाई करवाता था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का चैप्टर, इसी तरह से वो यहाँ पर कहता है कि कुछ कॉस्ट होती हैं जो कहलाती हैं एनवायरमेंट रिलेटेड कॉस्ट और कुछ होती हैं एनवायरमेंट ड्रिवन कॉस्ट। तो वो बस इतना सा कहता है कि यार अपनी कॉस्ट को एनवायरमेंट रिलेटेड और एनवायरमेंट ड्रिवन कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करो। अब एनवायरमेंटली रिलेटेड कॉस्ट क्या है? ये वो होती हैं जो कॉज्ड बाय कंपनी है, जो कॉज्ड बाय कंपनी है। कोई भी ऐसा एनवायरमेंटली खर्चा जो कंपनी ने या कंपनी की वजह से इनकर हुआ, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट। अच्छा, एनवायरमेंटली ड्रिवन कॉस्ट क्या है? वो बोलते हैं कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो एनवायरमेंट की वजह से इनकर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कॉस्ट ऑफ हीटिंग, आपको अपनी फैक्ट्री में हीटिंग करवानी है बिकॉज जो एनवायरमेंट है, जो सराउंडिंग है वो कोल्ड है, तो ये एनवायरमेंटली ड्रिवन कॉस्ट है। एनवायरमेंटली ड्रिवन का मतलब एनवायरमेंट की वजह से इनकर होने वाली कॉस्ट है। फिर हम आते हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पर। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की टेक्निक ने हमें ये बोला था कि एक प्रोडक्ट की क्रेडल टू ग्रेव
यानी कि पहले दिन से आखिरी दिन तक जितनी भी कॉस्ट हो उन सबको एक कंपनी को एनालाइज करना चाहिए। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को जब हम एनवायरमेंटल कॉस्टिंग की, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग की रोशनी में देखते हैं तो वो भी अगेन यही जो है बात को हाईलाइट करता है कि किसी भी प्रोडक्ट की फुल एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस एंड कॉस्ट को आपको कंसिडर करना चाहिए जब आप उस प्रोडक्ट के बारे में कोई भी डिसीजन ले रहे हो। और वो फुल एनवायरमेंटल कॉस्ट का मतलब ये है कि फ्रॉम डे 1 टिल दी लास्ट डे। ठीक है, तो ये लेक्चर आपका एनवायरमेंटल कॉस्टिंग के से रेलेवेंट हो गया। इसका हैंड आउट मैं आप लोगों को भेज चुका हूँ। ये बात ज़रूर याद रहे कि यार ये चैप्टर जो है ना इसकी कुछ हद तक थ्योरी आपके पेपर में आ सकती है जो आप लोगों को अच्छे से नोट करनी पड़ेगी, लेकिन आप इससे ज़्यादा इसकी कंप्यूटेशन एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया।